और गाइज आपको बता दें कि प्रॉपर अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो ज्ञान सर के पेड कोर्स को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। हमारे अभी बैचेस चल रहे हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए। जैसे आप देख सकते हैं यूपी पीसीएस, बीपीएससी, यूके पीएससी, आरओ, एआरओ, बीईओ, इन सब के बैचेस चल रहे हैं। यूपी एसएसएससी के पूरे एग्जामिनेशंस की तैयारी करवाई जाती है। और अभी स्पेशल बैचेस हरियाणा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए भी हमारे पास अवेलेबल है प्रीलिम्स के। तो इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप बैचेस की इंफॉर्मेशन लेकर बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आप लोग को रूल्स बताना चाहता हूं कि आप लोग पेन और पेपर लेकर जो है वो बैठिए। जो भी चीज मैं आपको पढ़ाते जा रहा हूं उस चीज को जो है वो एक रफ में नोट डाउन करते चलिए, यानी कि रफ पेपर में जो जो चीज आपको नोट डाउन करनी है वो आप नोट डाउन कर सकते हैं, यानी कि वर्ड्स वर्ड्स। और फिर उसके बाद जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होगा, आपके एग्जामिनेशन के लिए क्या क्या चीजें काम की है उससे रिलेटेड पूरी चीजें मैं आपको जो है वो लिखवा दूंगा, राइट, अलग से, राइट, फेयर में नोट्स के हिसाब से जो आपके एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। तो आपको नोट्स से रिलेटेड चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस पेन और पेपर लेकर रेडी होइए, जो भी चीज मैं पढ़ा रहा हूं उसको बिल्कुल फोकस के साथ सुनिए। और दीपांशी का मेरे पास कल जो है वो एक कमेंट आया था कि करंट अफेयर्स हम लोग मेंस में कैसे यूज करें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है दीपांशी। देखो क्या होता है कि आपको स्पेसिफिकली जैसे आपने लिखा है कि इसमें क्या सब कुछ याद रखना होगा। देखो यार, सब कुछ याद नहीं रखना है। जैसे अभी देखो ये वाला जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, इससे आपको अभी एक एग्जांपल मैं दूंगा इसके बाद में कि अगर मेंस में कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे यूज करना है। देखो क्या होता है। और दूसरी चीज, सिविल सर्विसेज के अंदर जीएस पेपर 1 2 3 4 कोई सेपरेट नहीं है, उसकी प्रिपरेशन कोई सेपरेट नहीं है। पेपर 1 जैसे ज्योग्राफी है तो उसमें अगर डिमांड अगर क्वेश्चन की है इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, यानी कि पेपर 3 के पर्सपेक्टिव से, इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से, तो आप वो भी शामिल करेंगे। एक अच्छा आंसर वो आंसर होता है जिसमें सिविल सर्विसेज की जो डिमांड होती है कि आप एक आंसर के अंदर जो है वो हर एक एंगल जो है वो यूज करें जो उस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, राइट। तो अभी मैं आपको समझाऊंगा कि करंट अफेयर्स कैसे यूज करना है। आपने एक और चीज लिखी हुई है कि अमेरिका का टॉपिक था जो इंटरनेशनल रिलेशंस में आएगा, तो सर उसको कैसे याद रखें कि क्या लाभ क्या हानि। देखो यार, प्रोज और कॉन्स तो आपको ध्यान में रखना ही है, याद रखने वाली बात नहीं होती कुछ भी यार। मतलब क्या होता है जब मल्टीपल टाइम आप चीजों को रिवाइज करते हो ना तो ऑटोमेटिकली आपको चीजें याद हो जाएंगी। जैसे आपने खुद शायद अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो आपने खुद नोटिस किया होगा कि जो टॉपिक्स रिपीट होते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ चीजें आपके दिमाग में रहती हैं कि हाँ यार ये हमने कुछ दिनों पहले ही तो पढ़ा था, अब तो याद आ गया मुझे। जैसे मैं आपसे अक्सर क्वेश्चन ही पूछता रहता हूँ कि नेट जीरो एमिशन का टारगेट जो है वो क्या रखा है इंडिया का, है ना। 2025 ईयर जो है वो किस किस चीजों के लिए जाना जा रहा है, इस साल हम किन किन चीजों पर टारगेट कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, है ना। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमारी जो है वो क्या है, लाइक विजन क्या है ना। तो ये सब चीजें, तो ये याद रखने वाली नहीं, ये कंटिन्यूटी में आपको याद हो जाएंगी। आपको अलग से कुछ रटने की पढ़ने की जरूरत नहीं। लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को सोचते हैं कि हमें बहुत ज्यादा पढ़ना है, बहुत चीजें याद रखनी है। गाइज इट इज डे टू डे लाइफ, कि डे टू डे लाइफ में क्या चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है। अब देखो, आप जिस दिन अपने आप को एक ऑफिसर मानना शुरू कर दोगे ना, उस दिन ये एग्जाम आपके लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि जब आप अपने आप को एक ऑफिसर मानोगे तो ऑफिसर अप्रोच के थ्रू आप चीजों को पढ़ना शुरू करोगे और उसके लिए चीजों को याद नहीं रख। अब आप, मैं आपको गारंटी देता हूं, आप अपने पेरेंट्स से जो बात करोगे ना पॉलिटिक्स के बारे में या किसी नॉर्मल इवेंट के बारे में, तो उनको भी चीजें पता है। वो तो कोई एग्जाम दे नहीं रहे, बट फिर भी उनको चीजें पता है। क्यों? बिकॉज दे आर अवेयर। अगर आप सिविल सर्विसेज की नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ोगे तो उनको सिर्फ आपका ग्रेजुएशन चाहिए और ये चाहिए कि आपको जो है वो दुनिया की अवेयरनेस होनी चाहिए, एक अवेयर पर्सनालिटी होनी चाहिए, आपका माइंड जो है वो ओपन होना चाहिए, आपके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स होनी चाहिए, दैट्स इट। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो, रेगुलरली कंसिस्टेंटली फॉलो करो, आपको चीजें जो है वो बिल्कुल याद रहेंगी। और देखो, आकांक्षा जी मुझे फॉर्च्यूनर गिफ्ट करेंगी। आकांक्षा जी ने लिखा है कि सर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं आपको गिफ्ट करूंगी फॉर्च्यूनर। आकांक्षा, ऑल्टो भी गिफ्ट कर दो ना तो भी बहुत बड़ी बात है, नहीं कर पाओगे गिफ्ट सिलेक्शन के बाद तो बिल्कुल नहीं। यू गाइस विल गोइंग टू बिकम ब्यूरोक्रेट, और ब्यूरोक्रेट वो 50 लाख की फॉर्च्यूनर आप गिफ्ट करोगे, 57 लाख 55 लाख की आ रही है ना कितनी ऑन रोड, बैंड बज जाएगी। कि कहाँ से आया पैसा। बट डोंट वरी अबाउट इट, आपने बोल दिया ले तो मैं लूंगा ही। बस मुझे जो है बता देना, स्ट्रेटजीज मैं बता दूंगा कि कैसे आएगी। कि कैसे ट्रांसफर करना है, वो खेल अपन बाद में खेलेंगे। बट अभी सिलेक्शन पर फोकस करो, है ना। बट बाकी लीगल तौर पर तो गिफ्ट मुश्किल है, बट हाँ ठीक है।
रास्ते अपन को बहुत सारे पता है। एनीवेज चलो, ठीक है। तो अभी देखो मेंस में कैसे यूज करना है, आई विल गोइंग टू टेल यू। जैसे ही इस टॉपिक में मैं आपको एक आइडिया दे दूंगा, ठीक है। चलो, तो इस टॉपिक को जो है वो डिस्कस करते हैं हम लोग। ये टॉपिक आपके जीएस पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इंपॉर्टेंट है। हम जानेंगे राजस्थान के प्राचीन पानी की चौंकाने वाली चीजों के बारे में। सरस्वती नदी, या ये जो इसका जो प्राचीन एंशियंट जो रिवर थी, है ना, तो उसके कुछ चौंकाने वाली सुर्खियां हम लोग को देखने को मिल रही है। 250 मिलियन साल पुराना जल की कुछ चीजें सामने आई हैं। तो चलो ठीक है, एनीवेज अब ज्यादा मैं आपको उसमें नहीं डाल रहा हूं कि बिल्कुल न्यूज टाइप ऑफ व्यू से कि आओ जानेंगे प्राचीन चीजों के बारे में। चलो बात करते हैं। तो हम बात करेंगे एक रीसेंट और फैसिनेटिंग टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है आर्टिशियन वेल्स और राजस्थान के प्राचीन जल के उदय के बारे में। जैसलमेर के तारानगर गांव में एक ऐसी घटना हुई है जो सबको चौंका गई है, और एक बार फिर हमारे प्राचीन भूगोल यानी कि एंशियंट ज्योग्राफी और जलवायु को समझने का मौका दिया है, क्लाइमेट चेंज को समझने का मौका दिया है। तो रेडी हो जाओ एक एंगेजिंग और इंफॉर्मेटिव सेशन के लिए। हम काफी सारी चीजें इसके अंदर डिस्कस करेंगे जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, न्यूज में क्या बताया जा रहा है कि रिसेंटली राजस्थान के जैसलमेर जिले के तारानगर गांव में ड्रिलिंग के दौरान एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट हुआ। जमीन के नीचे से अचानक पानी जोरों से उठा और बड़े एरिया के अंदर जो है वो फैल गया। ये इवेंट एक आर्टिशियन वेल का प्रकोप था, और कुछ लोगों ने इसे प्राचीन सरस्वती नदी से जोड़ा है, लेकिन एक्सपर्ट्स ने इसे रिजेक्ट कर दिया। जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो हमें हमारे दिमाग में रेगिस्तान आता है, सूखा आता है। और सोचो वहां पर ड्रिलिंग हुई और अचानक से पानी जो है वो निकल गया। तो लोग इसकी पूजा कर रहे हैं, लोगों को लग रहा है ये पुरानी सरस्वती नदी है जो लुप्त हो गई थी। बट एक्सपर्ट्स ने डिनाई कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये एक कुआं था, और जो ड्रिल हुई है तो उससे पानी जो है वो बाहर निकला है। तो जियोलॉजिस्ट का कहना है कि यह एक प्राचीन 33 से जुड़ा हुआ प्राचीन जियोलॉजिकल प्रोसेस का नतीजा हो सकता है। 33 से जुड़ा। अब सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से। हम समझेंगे ये आर्टिशियन वेल्स क्या होते हैं, ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या है ये आर्टिशियन कुएं, आर्टिशियन वेल। तो आर्टिशियन वेल गाइस वही होते हैं जहां पानी अपने आप सरफेस पर आ जाता है बिना किसी पंपिंग के। पानी एक प्रेशराइज्ड एक्यूफायर में होता है जो दो इम्परमिसेबल लेयर्स के बीच होता है। मतलब कि आप ये इमेजिन करो कि धरती के नीचे दो बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच में पानी फंसा हुआ है, कि वो पानी ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। अब जब एक्यूफायर टूटता है तब पानी अपने आप बाहर निकलता है, क्योंकि फोर्स है, ये प्रेशर है। कम ऑन, यस और नो। आपने एक कोक की बोतल ली है ना, पूरी भरी हुई है, बिल्कुल टाइटली पैक्ड कोक की बोतल है, कैन है, कैन कोक का कैन है। उसमें आपने जो है वो हल्का सा जो है वो सुई से छेद कर दिया, तो जहां छेद किया है वहां से अचानक से पंप आउट करके जो है वो निकलेगी नहीं कोक। बोलो हाँ या ना। यस। अरे पानी की बोतल ले लो, पूरा पानी भर दो बोतल के अंदर कंप्लीटली, और उसमें बीच में जो है वो छेद कर दो, तो तेजी से पानी का फवारा निकलेगा कि नहीं निकलेगा उस बॉटल से। यस। क्या इसमें कोई पंपिंग की आवश्यकता पड़ी? नहीं, नेचुरल है ये, है ना। तो ये है आर्टिशियन वेल। तो आपको समझ में आएगा आर्टिशियन वेल जो है वो क्या होते हैं, कि ये ऐसा एरिया भी लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको लिखवा दूंगा। ऐसा एरिया जहां से पानी जो है वो मतलब फंसा हुआ रहता है अंडरग्राउंड। अब इसके फीचर होते हैं। एक होता है फ्री फ्लोइंग पानी, मतलब ये ट्यूबवेल से काफी अलग होता है, फ्री फ्लोइंग होता है। ये काफी गहराई में होते हैं, और सराउंडिंग लेयर्स इसकी इम परमिएबल होती है। मतलब कि उससे उससे पानी जो है वो पसीजता नहीं है, वो पानी वहीं पर अटका रहेगा। एक नाम आर्टोइस से आया है, यानी कि एक नाम है आर्टो, मतलब इसका जो नाम है आर्टिमिस आर्टिशियन सॉरी,
वो आर्टोइस से आया है, जो एक फ्रेंच टाउन है जहां पहले आर्टिशियन वेल्स डिस्कवर हुए थे। यानी कि सबसे पहले जो ये इस प्रकार की जो जमीन के नीचे जो कुएं होते हैं, इस प्रकार से आप कुएं कह सकते हो, वो डिस्कवर हुए थे फ्रांस में, एक फ्रेंच टाउन में। तो और वो जो टाउन का नाम था उसका नाम था आर्टोइस, इसलिए इसका नाम ये पड़ा है। वो उतना डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है। फिर इसके अलावा पूरे दुनिया भर में अगर हम बात करें तो ग्रेट आर्टिशियन बेसिन ऑस्ट्रेलिया में, ये प्रीलिम्स में आ सकता है, मैं लिखवा दूंगा अभी। डकोटा एक्यूफायर यूएसए के अंदर है। इंडिया में राजस्थान के डेजर्ट क्षेत्र जैसे जैसलमेर में भी हम लोग को आर्टिशियन वेल्स जो है वो देखने को मिले, है ना। अब सुनना बात ध्यान से। 27 दिसंबर 2024, इस दिन मोहनगढ़ क्षेत्र में 850 फीट की ड्रिलिंग के दौरान पानी प्रेशर के साथ निकल आया। पानी का प्रेशर इतना था कि एक ट्रक और ड्रिलिंग मशीन भी पानी में डूब गए। सोचो, लगभग 25 बीघा जमीन पूरी पानी से जो है वो भर गई, और एक बड़ा गड्ढा जो टाइप का बन गया, या आप कह सकते हो एक बड़ी छोटी सी लेक बन गई। और एक्सपर्ट्स ने बताया कि यह आर्टिशियन कंडीशन का नतीजा है, जहां पानी सैंडस्टोन लेयर्स के नीचे प्रेशर में था। साथ ही एक नॉन इन्फ्लेमेबल गैस भी रिलीज हुई, जो बताती है कि एक्यूफायर प्राचीन है, यानी कि बहुत पुराना ये एक्यूफायर है। समझे। अच्छा, अब इसमें आते हैं कि मेंस में कैसे इस चीज का आप उपयोग करोगे। कभी कभी ज्योग्राफी के अंदर जो है वो इस प्रकार के एक्यूफायर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो आप ये आर्टिशियन वेल का उपयोग कर सकते हो। या कभी कभी मेंस के अंदर जो है वो हमारे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, यानी कि धरती के नीचे के जो स्ट्रक्चर है, धरती के स्ट्रक्चर है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आप मेंशन कर सकते हो कि अभी देखो रिसेंटली राजस्थान, या फिर बाई चांस राजस्थान से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, है ना, तो आप ये करंट इवेंट मेंशन कर सकते हो कि अभी रिसेंटली जो है वो एक ड्रिलिंग के दौरान राजस्थान के अंदर अचानक से पानी जो है वो आ गया, है ना। या रिवर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आता है, या हमारी ड्रॉट कंडीशंस है, सूखा पड़ा हुआ है अलग अलग जगह पर, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आता है। या फिर एक और बढ़िया चीज जो मैं भी आपको बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको कहीं और नहीं मिलेगी, आउट ऑफ द बॉक्स चीज बता रहा हूं। जलवायु परिवर्तन में भी ड्रॉट बहुत ज्यादा है, सूखे की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, हमें चाहिए पानी, है ना। आप ये चीज मेंशन कर सकते हो कि जैसे अभी रिसेंटली हमने देखा कि राजस्थान के अंदर एक ड्रिलिंग के दौरान हमें ये आर्टिशियन वेल्स मिले, आर्टिशियन कुएं मिले। क्या हम, हमारे पास ऑलरेडी सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज बहुत बढ़िया है, क्या हम इस प्रकार की टेक्नोलॉजी की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहां कहां पर आर्टिशियन वेल है, जिससे कि सूखे की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सके काफी सारी जगहों में जहां पर पानी कम है। कमान से यस और नो, क्या हम इन आर्टिशियन वेल्स का उपयोग कर सकते हैं पानी की व्यवस्था को फुलफिल करने के लिए, या पानी की व्यवस्था के लिए? बिल्कुल हाँ। अगर हमने सैटेलाइट के माध्यम से, वीडीएस टेक्नोलॉजी के माध्यम से फाइंड आउट कर लिया कि कहां पर है ये पानी, अंदर नीचे कितने लेवल पर है, तो डेफिनेटली वी कैन डू दैट। तो ऐसी चीजें मेंस में आप उपयोग करोगे। अब आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि मेंस में कैसे करंट का उपयोग जो है वो करना है। अब देखो यार, जो चीजें अब मैं बताऊंगा वो चीजें आपकी ज्योग्राफी से डायरेक्टली रिलेटेड है, जैसे 33C। तो पानी में, अब अच्छा, अभी साइंटिस्ट रिसर्चर ने बोला ना कि इसका कनेक्शन 33C के साथ हो सकता है। क्यों बोला इनने? क्योंकि पानी में हाई सैलिनिटी और मरीन क्ले के ट्रेसेस मिले हैं, समुद्र की मिट्टी के ट्रेसेस मिले हैं, जो बताते हैं कि ये 33C का रेसिड्यू हो सकता है, यानी कि उसी का पानी हो सकता है। 33C 250 मिलियन साल पहले गोंडवाना और लोरेशिया के बीच हुआ करती थी। जो आप स्टार्टिंग में ज्योग्राफी नहीं नहीं पढ़ते हो ना, बिल्कुल बेसिक से, तो स्टार्टिंग में यही सिखाया जाता है। गोंडवाना लैंड, लोरेशिया, पेंजिया, पढ़ा होगा आपने कि एक सिंगल लैंड मास हुआ करता था, उसके आजू बाजू पूरा पानी हुआ करता था, यही 33C। अब सुनो, मरीन क्ले और सैंड के बारे में बात करें तो फाइन वाइट मरीन क्ले के साथ स्केलेटल रिमेन्स में जो प्राचीन समुद्र के होने का प्रमाण देते हैं। टर्शरी पीरियड का सैंड भी सरफेस पे आया, यानी कि बहुत पुराने टाइम की रेत भी सरफेस पे आई, जो इस रीजन के रिच जियोलॉजिकल हिस्ट्री को दिखाता है। गाइस, जैसलमेर एक समय में 33C की बाउंड्री था। फॉसिल एविडेंस जैसे कि बड़ी बड़ी शार्क के रिमेन्स भी यहां मिले हैं, जो दुनिया के कुछ ही लोकेशंस में मिलते हैं।
बोला जाता है ना कि राजस्थान में मछलियों की बोन्स पाई गई हैं। मतलब एक समय पर राजस्थान में समुद्र हुआ करता था, जो आज की डेट में सूख गया है। आई थिंक आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा ज्योग्राफी वगैरह के बारे में, तो ये वाली लाइन जो मैंने आपको बताई है वो आपके दिमाग में क्लिक हो ही गई होगी। अब कुछ लोगों का मानना था कि यह पानी सरस्वती नदी से जुड़ा है, जो ऋग्वेद में एक पवित्र नदी के रूप में डिस्क्राइब्ड है। सरस्वती प्रेजेंट डे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के रीजन से गुजर रही थी और लगभग 5,000 साल पहले ड्राई हो गई। एक्सपर्ट्स ने कहा है कि यह पानी मिलियन ऑफ ईयर्स पुराना है और सरस्वती से रिलेटेड नहीं है, और जियोलॉजिकल स्टडीज की थ्योरी को सपोर्ट नहीं करती है। फिर इसके अलावा आर्टिशियन वेल्स, गाइस, सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं है। ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के रेगिस्तान में भी यह फिनोमेना देखने को मिलता है। हाइड्रोथर्मल वेंट, गीजर्स और हॉट स्प्रिंग भी जियोलॉजिकल एक्टिविटी के कारण पानी निकालने का एक एग्जाम्पल है। जैसे आप देखो मन्नीकरण हॉट स्प्रिंग हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है, जहां पर बहुत सारे भक्त वहां पर जो है वो जाते हैं। वहां पर मेरे ख्याल से जो प्रसाद होता है वो इसी का ही बनता है, इसी हॉट स्प्रिंग का बनता है। जब मैं मनाली जा रहा था तो उस मनाली जाने के रास्ते में ही ये पड़ता है, मतलब थोड़ा सा कटता है वो रास्ता। तो मेरे ख्याल से मंडी के आसपास से ये रास्ता जो है वो कटता है। तो जब मैं जा रहा था, बट मैं जा नहीं पाया एक्चुअली, मुझे जाने की तो बहुत वो है। अगली बार हुआ कभी उस रूट पे जाना हुआ तो मन्नीकरण जरूर जाऊंगा मैं। आप में से कोई गए हो तो बताना नीचे कमेंट बॉक्स पे। फिर एक गौरीकुंड उत्तराखंड के अंदर है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जियोथर्मल फीचर्स के। तो गाइज इस तरह के टॉपिक जो होते हैं ना, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये बेसिकली प्रीलिम्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और मेंस में भी आप इसका एग्जाम्पल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो यूज कर सकते हो। ठीक है। और देखो प्रीलिम्स मेंस कुछ नहीं होता, आपको अपनी तैयारी जो है वो मेंस के पर्सपेक्टिव से स्ट्रांग रखनी है। कि आपको फैक्ट्स भी पता होने चाहिए और लिखने का तरीका भी पता होना चाहिए। वो कैसे होगा? जब आप शांत बैठकर डेली लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। तो होपफुली ये पूरा टॉपिक आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आया होगा। अब सुनो, नोट डाउन कर लो क्या क्या चीजें जो है वो काम की है। तो राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम लोग को जो है वो देखने को मिला ये तारानगर गांव लिखने की वगैरह की आवश्यकता जो है वो नहीं है। लिख लो, राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग को जो है वो क्या चीज देखने को मिली? आर्टिशन वेल। आर्टिशन वेल, ठीक है, डैश करके आर्टिशन वेल लिख लो, अंडरलाइन कर लो आर्टिशन वेल को। फिर ब्रैकेट में लिख देना, ब्रैकेट में लिख देना, कुछ लोगों को लग रहा था कि ये सरस्वती नदी है, एंशियंट सरस्वती रिवर। सम पीपल लिंक्ड दिस विथ एंशियंट सरस्वती रिवर। ठीक है। अब साइंटिस्ट ने कहा है, साइंटिस्ट सजेस्टेड लिख दो आप, साइंटिस्ट ने सजेस्ट किया है, या एक्सपेक्टेशन भी लिख सकते हो कि एक्सपर्ट्स की एक्सपेक्टेशन है कि ये जो पानी है ये एंशियंट टीथेस सी का है, एंशियंट टीथेस सी का पानी है। अब देखो आर्टिशियन वेल्स क्या होते हैं ये आपको ऑलरेडी पता लग ही गया है। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ज्योग्राफी में ऑलरेडी आप पढ़ोगे जीएस की क्लास में। और आपको हमारी क्लासेस अटेंड करनी है तो इन दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करके अपने एग्जाम के बारे में बताओ कि कौन से स्टेट पीएससी की आप तैयारी कर रहे हो, और उस बैच से आपको जोड़ दिया जाएगा। तो आर्टिशियन वेल आपने समझ लिया, अभी बहुत है, अलग से आपको लिखवाऊंगा नहीं मैं, क्योंकि आप उसमें जो है पढ़ोगे ज्योग्राफी के अंदर। क्योंकि डबल डबल नोट्स में मुझे आपको आपके बनवाने नहीं है। ठीक है, अब ये लिख लो जरूर, ग्रेट आर्टिशियन बेसिन कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया। ये चूज द करेक्ट पेयर, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन इसमें आता है प्रीलिम्स में। डकोटा एक्यूफायर यूएसए के अंदर है। इंडिया के अंदर राजस्थान में मिली गया ये, तो वो आपने ऑलरेडी पहले लिख दिया है। ठीक है। 33C क्या होती है तो वो आपको ऑलरेडी आप पढ़ ही लोगे उसमें, जो और मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। ज्योग्राफी में डिटेल में आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे, सरस्वती नदी के बारे में भी आप ज्योग्राफी में डिटेल में पढ़ोगे, तो उसको अलग से आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। बस, बाकी ये सब फिनोमिनस भी जो होते हैं वो आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे। ज्योग्राफी में एनवायरनमेंट में दो दो जगह सिमिलर चीज आपको देखने को मिल जाएंगी। बस गाइज इतना ही टॉपिक था ये आज का, अब अभी का ये पहला टॉपिक। अब देखो, जैसे ये वाला जो आर्टिकल आया है, ये डिक्लाइनिंग पॉवर्टी इन इंडिया का आर्टिकल है। ये सुनने वाला आर्टिकल है कि भारत के अंदर गरीबी खत्म हुई है। तो क्यों गरीबी खत्म हुई उसके पीछे आप ऑलरेडी जानते हैं यार, बेसिक चीजें, सरकार की स्कीम्स वगैरह, पॉलिसीज वगैरह, इन सब ने जो है वो रिच और पुअर के बीच में गैप को कम करने पर फोकस किया है। बस यही सब चीजें और कुछ नहीं, सुनो बस।
इस टॉपिक को ध्यान से। और मेंस में कैसे उपयोग करने से कुछ अच्छा पॉइंट मिलता है आपको, मैं बताता हूं, तो वो आप अपने रेगुलर आंसर्स में यूज कर सकते हो, कंक्लूजन में यूज कर सकते हो, मेन बॉडी में यूज कर सकते हो। वो कब आएगा, जैसे आप बोलते हो ना कि सर यूज कैसे करें, कब करें, जब आप करना शुरू करोगे ना तब आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। यानी कि क्वेश्चंस लिखना शुरू करो, उसका आंसर्स लिखना शुरू करो, तब ऑटोमेटिकली आपको आइडिया लगेगा, ऑटोमेटिकली दिमाग के अंदर पॉपअप होंगी चीजें कि अरे हाँ यार सर ने ये बताया था, चलो ये लिखता है। तो डिक्लाइनिंग पॉवर्टी इन इंडिया। तो गाइज आपने न्यूज में सुना होगा कि इंडिया में पॉवर्टी, गरीबी काफी तेजी से कम हो रही है। सुना है? कुछ रिपोर्ट में सुना है, कुछ रिपोर्ट में तो कहा जा रहा है कि और बैंड बजी पड़ी है। और लेकिन ये कैसे हो रहा है, अब देखो यार, कुछ कुछ आर्टिकल पॉजिटिव होते हैं, कुछ कुछ आर्टिकल नेगेटिव होते हैं। बट मेरे हिसाब से, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो रियल टाइम में बैंड बजी पड़ी हुई है। राइट, स्पेशली मिडिल क्लास की तो इन्फ्लेशन, मुद्रा फीसदी के कारण तो 12 बजी हुई है। अब सुनना बात ध्यान से, कौन सी गवर्नमेंट इनिशिएटिव का इसमें क्या रोल है और क्या इसका इम्पैक्ट होगा हमारे फ्यूचर पे, तो ये पूरी चीज मैं आपको बताऊंगा। तो कैसे खत्म हुई गरीबी, तो ये चीज हम जानेंगे। तो आइए, तो अभी न्यूज में क्या आया है कि एक रिसेंट रिसर्च आई है, इसके मुताबिक बताया जा रहा है कि एक लीडिंग बैंक ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी जो रूरल और अर्बन पॉवर्टी दोनों ही फाइनेंशियल ईयर 2024 में काफी रिड्यूस हुई है, ये बताया है। अब रूरल पॉवर्टी मतलब गांव क्षेत्र में जो गरीबी है, अब सिर्फ 4.86% और शहरी क्षेत्र में जो गरीबी है वो 4.09% पे आ चुकी है। मैं तो नहीं मानता भाई ये रिपोर्ट की वो सही है। तो ये तो काफी बड़ी बात है कि नहीं, बट इसका मेन रीजन क्या है, तो इसमें गवर्नमेंट के टारगेटेड इंटरवेंशन का काफी बड़ा रोल है। जैसे कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर का सुधार। देखो, आप आने वाले समय में सिस्टम का हिस्सा बनने वाले हो, तो आपका मेंस का आंसर एक्चुअल में प्रो गवर्नमेंट होना चाहिए। मतलब आपको क्रिटिसाइज नहीं करना है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को। अगर आपको क्रिटिसाइज करना भी है तो आप उसके सजेशन में क्रिटिसाइज करो कि देखो अपन ये करते तो ज्यादा बेहतर होता। डायरेक्ट ऐसा नहीं लिखना कि यार ये चीज तो गलत है, ये रिपोर्ट तो गलत है। अब जैसे अभी मैंने जैसे आपको बताया है एग्जाम्पल, कि मैं नहीं मानता यार कि ऐसी रिपोर्ट आई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मेंस के आंसर में ये लिख दो, नहीं। आपको मेंस के आंसर में जो ये चीज मेंशन करनी है कि हमें और बेहतर और इंप्रूवमेंट जो है वो करना है, क्योंकि आज की डेट में द बिगेस्ट चैलेंजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, बेरोजगारी और मुद्रा फीसदी सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ी चुनौती है, ऐसा लिखना है ना। अब सुनना मेरी बात ध्यान से कि क्या बता रही है ये रिपोर्ट, तो ये आपके लिए काम की नहीं है भाई बिल्कुल भी। 2011-12 में रूरल पॉवर्टी 25.7% थी, जो 2024 में 4.86% पे आ गई है। कोई आंकड़े लिखना मत, कोई काम का नहीं है। अर्बन पॉवर्टी भी 13.7% से घटकर 4.9% पर आ गई है। मतलब एग्रीगेट पॉवर्टी सिर्फ 4 to 4.5% रह गई है, और एक्सट्रीम पॉवर्टी तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, ऐसा रिपोर्ट बोल रहा है। बट रियलिटी में जाके देखो, गरीबी का वाकई में कम हुई है कि नहीं हुई है, पता लग जाएगा स्लम एरियाज में जाके। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और फार्मर सेंट्रिक स्कीम काफी इफेक्टिव साबित हुई हैं, ये मेंशन कर सकते हो क्योंकि काफी अच्छी स्कीम्स आई हैं। सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स ने वल्नरेबल सेक्शन को इनकम सपोर्ट दिया, बिल्कुल सही। रूरल एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार की वजह से इनकम गैप काफी कम हुआ है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, आपको शायद पता हो कि पिछले महीने हमने डिस्कस किया था कि मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इस कानून के तहत जो इनिशिएटिव है कि भाई 100 दिन की जो है वो हम लोग को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करानी है वर्कर्स को। क्या देखा कि अभी पिछले महीने डिस्कस किया था ना हमने कि इनमें, इस स्कीम में बहुत सारे वर्कर्स को बाहर निकाल दिया गया, डीलिस्टिंग की गई। कुछ प्रॉब्लम्स ये भी थी कि फंडिंग तक नहीं मिल रही है, लोगों को काम नहीं मिल रहा है एनरोल होने के बाद, लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है एनरोल होने के बाद। बायोमेट्रिक चैलेंजेस लोग जो है वो फेस कर रहे हैं, याद आ रहा है। और ये वाली रिपोर्ट कह रहा है कि गरीबी कम हो गई। एक रिपोर्ट बता रहा है हमें क्लियरली कि पैसा नहीं पहुंच रहा है, मनरेगा पर काम नहीं हो रहा, दूसरी रिपोर्ट बोल रहा है कि सब काम हो रहा है और गरीबी कम हो रही है। क्या ये थोड़ा सा अजीब और अटपटा नहीं लगता आप लोग को? बोलोगे हाँ लगता है, बट मेंस में ये इसका जिक्र नहीं करना है, क्योंकि आपको प्रो गवर्नमेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि आप गवर्नमेंट और सिस्टम का हिस्सा बनने वाले हो। और अगर आपको क्रिटिसाइज करना है तो सजेशन में लिखो कि कोई भी अगर रिपोर्ट आती है तो वो प्रॉपर तरीके से पूरे डेटा को कवर करे, पूरे एंगल को कवर करे, फिर अपना रिजल्ट दे तो ज्यादा बेहतर है। अब सुनो एक और इंटरेस्टिंग बात जो इस रिपोर्ट के अंदर देखने को जो है वो मिली है। रूरल कंजम्पशन अब अर्बन कंजम्पशन से काफी करीब आ रहा है। लेटेस्ट सर्वे के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2024 में
रूरल मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, अर्बन मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। समझते हो ये क्या होता है? कि गांव क्षेत्रों में लोग जो है वो कितना खर्चा कर रहे हैं, कितना कंज्यूम कर रहे हैं, कितनी खरीदारी कर रहे हैं, और शहरी क्षेत्रों में लोग कितनी खरीदारी कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि ये गैप कम हो गया है, और बोल रहे हैं ये काफी अच्छी इंप्रूवमेंट है। भाई गैप कम हुआ नहीं, करना है कम। तो अब सुनो, पॉवर्टी लाइन फाइनेंशियल ईयर 2024 में पॉवर्टी लाइन रूरल एरियाज में 1632 और अर्बन एरियाज में 1944 है। 2011-12 में ये 816 और 1000 थी। ये हाई इनकम स्टेट्स का सेविंग रेट नेशनल एवरेज 31% से ज्यादा है, लेकिन लो इनकम स्टेट जैसे यूपी बिहार का सेविंग रेट काफी लो है, और बिहार तो -6% पर हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, सबसे लोएस्ट सेविंग रेट। ठीक है। हाँ, महंगाई का इम्पैक्ट क्या है, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट क्या है, तो ये चैलेंज है, ये आपको यहां पर चीजें ध्यान में रखनी है। लिखो मत, क्योंकि ये रेगुलर बेसिस पर आता है तो आपको याद हो ही जाएगा। भाई फूड इन्फ्लेशन, रूरल और लो इनकम स्टेट्स में फूड इन्फ्लेशन काफी इंपैक्टफुल होता है, क्योंकि यहां डिमांड ज्यादा इलास्टिक होती है। भाई ऑब्वियस सी बात है कि खाने के प्रोडक्ट्स अगर महंगे हो जाएंगे तो दिक्कत होगी ना। भाई आलू प्याज टमाटर की वैल्यू जो है वो अगर इंक्रीज हो जाएगी तो दिक्कत तो होगी। याद आ रहा है कुछ टॉप इनिशिएटिव जो सरकार ने जिस पर काम किया हुआ है? TOP, प्रायोरिटी पे रखा हुआ है। टोमेटो, अनियन, पोटैटो, इसके प्राइस को स्टेबलाइज करने के लिए सरकार काम करती है। फिर हाई इनकम स्टेट्स में रूरल अर्बन गैप ज्यादा होते हैं, जबकि लो इनकम स्टेट्स में ये गैप जो है वो कम है। मजा नहीं आया इस टॉपिक को पढ़ के। तो अब कुछ चैलेंजेस तो देख लिया। अब सोल्यूशन की बात करें तो इन्फ्लेशन पर कंट्रोल हमें करना है, लो इनकम स्टेट्स की सेविंग रेट्स को बढ़ाना है। और देखो यार, पहली चीज बता दूं, ये गलत ही लिखा हुआ है। होता है कुछ कुछ आर्टिकल में गड़बड़ी रहती है गाइस, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि ये आर्टिकल जनरल ऑडियंस के लिए जो है वो रहते हैं, बट आप एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो, और अंडर एक्सपीरियंस फैकल्टी आप पढ़ रहे हो जैसे मैं, तो यहां पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि कभी भी सेविंग से जो है वो देश का भला नहीं होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम सेइंग? इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी अगर आपने ध्यान से, तो आपको पता है कि अगर हमें अपनी कंट्री को ग्रो करवाना है तो एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। एक्सपेंडिचर, खर्चा। जब अब बोलोगे सर कैसे, तो इकोनॉमिक्स ध्यान से पढ़ो। ये बस मैंने बता दिया है अपने एंड से, और आप बोलोगे तो इसको बाद में एक्सप्लेन भी कर देंगे कि खर्चे से जो है वो कैसे हम आगे बढ़ेंगे। देश देश किसी देश को बड़ा करना है ना, GDP बढ़ानी है, तो खर्चा बढ़ाना बहुत जरूरी है। देखते हैं, अगर किसी को पता है तो एक्सप्लेन करके बताओ कमेंट बॉक्स में लिखकर। तो ये गलत लिखा हुआ था इसमें, ये स्टेटमेंट मजा नहीं आया वाले आर्टिकल को पढ़ के। सोशल सिक्योरिटी और इनकम सपोर्ट को और स्ट्रांग बनाना चाहिए, ऑब्वियसली बात है, वी आर वर्किंग ऑन दैट। फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना तो है ही, वी आर वर्किंग ऑन दैट। फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पता नहीं क्यों लिखा है इसमें कि सेविंग को बढ़ावा देना होगा। सेविंग नहीं भाई, सेविंग इज गुड। और सेविंग फॉर्मल सेक्टर के अंदर की लोग जो है वो बैंक में पैसा रखें। सेविंग की जगह बेटर वर्ड में आपको बताऊं, फाइनेंशियल इंक्लूजन, कि लोग फाइनेंशियल सर्विसेज पर ज्यादा जाएं। सेविंग इज, मतलब सेविंग इज नेवर गोइंग टू मेक अस ग्रो। यानी कि कभी भी GDP को ग्रो करने में सेविंग का हाथ जो है वो नहीं होता। कभी भी अगर हमारे अपने नेशन को ग्रो करना है तो सेविंग कभी हेल्पफुल नहीं होगी, एक्सपेंडिचर इज हेल्पफुल। तो अब ऑब्वियसली बात है, आप ये तो लिख नहीं सकते कि खर्चा बढ़ाओ। इसका बेटर वर्ड आप ये लिख सकते हो कि लोगों को बैंकिंग सेक्टर के साथ जोड़ना है, जिससे कि लोग अगर बैंक में अपना पैसा रखेंगे तो बैंक उस पैसे का उपयोग दूसरे को लोन देने के लिए करेगा। अब जब दूसरा व्यक्ति लोन लेगा तो वो उसको खर्च करेगा ना कहीं बिजनेस में, इधर उधर। अब आई थिंक मैंने एक हिंट दे दिया, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये पूरी इकोनॉमिक की प्रोसेस जो है वो काम करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर ज्यादा ध्यान दिया जाए तो वो तो हम दे ही रहे हैं भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर पर अच्छा खासा ध्यान दे रहा है। बस यही था एक टॉपिक, मजा नहीं आया इस टॉपिक में मुझे। होपफुली जो चीज समझाई है काम की चीज वो आपको समझ में आ गई होगी। भाई देखो, लैंसेट की रिपोर्ट से रिलेटेड जहां टॉपिक आता है उस चीज पर थोड़ा सा फोकस करना जरूरी है, क्योंकि सिविल सर्विसेज इस प्रकार की रिपोर्ट्स पर ज्यादा फोकस करती है। तो एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल न्यूट्रिशन चैलेंजेस, और इसका रास्ता आगे कैसा है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखेंगे कि क्यों पूरे दुनिया भर में न्यूट्रिशन टारगेट काफी कंट्रीज अचीव नहीं कर पा रही हैं, और क्या किया जाए कि कंट्रीज अचीव कर सके अपने न्यूट्रिशन के टारगेट को। तो होपफुली आप समझते होंगे कि न्यूट्रिशन टारगेट क्या है ये।
तो सबसे पहले समझते हैं कि ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट GNTs क्या है। तो गाइज इन्हें 2012 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा अडॉप्ट किया गया था और इनका मकसद था मैटरनल, इन्फेंट और यंग चाइल्ड, यानी कि नवजात शिशु, माताएं और जो छोटे बच्चे हैं 5 साल से कम की उम्र के, उनके न्यूट्रिशन में सुधार लाना 2025 तक। टारगेट क्या क्या थे, आइए टारगेट को समझते हैं। 40% रिडक्शन स्टंटिंग में। क्या मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख कर बता सकते हो कि स्टंटिंग, वास्टिंग क्या होती है? स्टंटिंग और वास्टिंग, WSTING वास्टिंग, और दूसरा स्टंटिंग। फटाक से वीडियो को अभी के अभी पॉज करो, बताओ गाइस। अगर किसी व्यक्ति की हाइट उसके एज और वेट के अकॉर्डिंग कम है, यानी कि बौना जिसको हम लोग जनरली बोलते हैं, तो वो है स्टंटिंग। वास्टिंग का मतलब कि वो व्यक्ति जो है वो बिल्कुल ही, मतलब एज के अकॉर्डिंग पतला है, यानी कि देखते सही भी आपको समझ में आ रहा है कि यार ये तो सिकुड़ गया है, हड्डियां दिख रही है, अंडर न्यूट्रिशन की कैटेगरी में है, तो ये होता है वास्टिंग। और हमारे यहां वास्टिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। तो टारगेट ये थे वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के इस GNTs के तहत, जो 2012 में लाया गया था। ये ध्यान में रखना, क्वेश्चन कभी कभी यही बन सकता है कि GNT जो है वो किसका इनिशिएटिव है, तो WHA, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO। तो 40% रिडक्शन स्टंटिंग अंडर 5 चिल्ड्रन, यानी कि 5 साल से कम की उम्र के बच्चों में 40% हर कंट्री के अंदर रिडक्शन हो जाना चाहिए स्टंटिंग में। 50% एनीमिया की प्रॉब्लम में रिडक्शन होना चाहिए, जो रिप्रोडक्टिव एज की जो महिला है उनमें। एनीमिया की क्या होता है गाइस, बता सकते हो? रेड ब्लड सेल्स से रिलेटेड है। 30% रिडक्शन लो बर्थ वेट, और कोई भी चाइल्डहुड ओवरवेट इंक्रीज नहीं होना चाहिए। एक्सक्लूसिव ब्रेड फीडिंग फॉर एटलीस्ट 50% इन्फेंट्स। माताओं का दूध पिए बच्चे, 50% बच्चे एटलीस्ट उनको माता का दूध मिले अपनी। ब्रेस्ट फीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिडक्शन इन चाइल्डहुड वास्टिंग टू लेस देन 5%। जो बचपन में बच्चे वास्टिंग की कैटेगरी में चले जाते हैं ना, उसमें 5% से कम होना चाहिए। तो ये सब टारगेट थे। अब माल न्यूट्रिशन, कुपोषण का मतलब क्या है, तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते ही हैं। अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन दोनों पब्लिक हेल्थ के लिए एक चैलेंज है, और इसी को माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। एक बच्चा अगर मोटू सा दिखाई दे रहा होगा ना, तो आप उसको ये नहीं बोलोगे अरे वाह यार ये तो बढ़िया हेल्दी है, वो बीमार है। जैसे बोलते हैं ना मोटापा एक बीमारी है, वो सही बोलते हैं। और कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। एक हम लोग बिल्कुल सूखे से बच्चे को देखेंगे जिसकी हड्डियां पसलियां निकल रही है, उसको अपन बोलेंगे अरे यार ये तो बेचारा यार इसमें न्यूट्रिशन की दिक्कत है। वहीं अपन एक मोटू से बच्चे को देखेंगे तो उसको नहीं बोलेंगे कि इसमें न्यूट्रिशन की दिक्कत है। क्यों? बाहर से वो दिख रहा है बट अंदर से उसकी 12 बजी पड़ी है। बाहर से वो मोटू इसलिए हो गया है क्योंकि वो पिज्जा, बर्गर, चिप्स ये सब चीजें पसंद करता है, जैसे मैं हूं। मुझे भी ये सब चीजें बड़ी पसंद है। बट ठीक है, 2025 में पता नहीं मैं कितने सालों से बोल रहा हूँ कि मैं ठीक हो जाऊंगा, बट मेरी क्या जबान पे कंट्रोल नहीं है अपना। चाहे वो बोलने की बात हो, चाहे वो खाने की बात हो, अपन बोलते भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो है वो एक्यूरेट, और खाने के लिए भी फिर चाहिए भाई। और जो स्टूडेंट ने लिखा था कि सर मैं आपको फॉर्च्यूनर गिफ्ट करूंगी, अरे मैं तो गुलाब जामुन में खुश होने वाला आदमी हूँ। बट ठीक है, बट बोल दिया तो फॉर्च्यूनर चाहिए मुझे। वो कैसे लेंगे अपन वो मैं डिसाइड करूंगा, बट आपने बोल दिया तो वो मैं ले लूंगा। और मुझे तरीके मुझे पता है हर प्रकार के। चलो, अब देखते हैं कि लैंडसेट की स्टडी से हम लोग को जो है वो क्या क्या चीजें पता लगी हैं। तो स्टडी कहती है कि 2000 सॉरी 204 कंट्रीज में प्रोग्रेस काफी स्लो है। 2050 तक ये प्रोजेक्शंस भी टारगेट अचीव करने में कमी दिखाते हैं। यानी ये तो बोल रहे हैं कि भाई 2050 तक भी आप टारगेट अचीव नहीं कर पाओगे, इतनी हालत खराब है। लेंसेंट बोल रहा है स्टंटिंग, सिर्फ कुछ कंट्रीज ही 2030 तक स्टंटिंग रिड्यूस के गोल को अचीव कर पाएंगी। एनीमिया में इतना काम होने के बावजूद
इंडिया के अंदर, इंडिया की बात हो रही है। एनीमिया के केसेस पिछले 20 सालों में स्टार्टिंग है, यानी कि हम खुद इंडिया के अंदर इतना काम कर रहे हैं एनीमिया को लेकर, बट फिर भी स्टैटिक है, जैसा है वैसा ही है। इंडिया के अंदर स्टंटिंग की बात करें तो 2 साल के अंदर स्टंटिंग 7 से 8% से बढ़कर 40% तक पहुंच जाता है। सोचो आप। देखो लिखा, राइजिंग फ्रॉम 7 to 8% एट बर्थ टू 40% बाय द एज ऑफ 2 इन इंडिया। समझ रहे हो ये? पहले 2 साल, यानी कि बच्चा पैदा हुआ उसके 2 साल में ही 40% तक जो है वो स्टंटिंग बढ़ गई। स्टंटिंग क्या है? बौनेपन वाली चीज जो मैंने भी आपको बताई। ओवर फीडिंग आफ्टर 2 ईयर डज नॉट रिवर्स स्टंटिंग, यानी कि बच्चा 2 साल के ऊपर जो है चला जाएगा, आप उसको खिला पिला लो जो कर लो, ऐसा होना है कि वापस ठीक हो जाएगा, वो नहीं हो पाएगा। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का बर्डन बढ़ता जा रहा है। डायबिटीज, हाइपरटेंशन, देखो ना आज की डेट में हार्ट अटैक के केसेस कितने आ रहे हैं। 20-20, 30-30 साल के लोग जो है वो मर जा रहे हैं हार्ट अटैक के कारण। हाइपरटेंशन क्यों? ये सब खाना, ट्रांस फैट। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं ऐसी चीज जब पढ़ाता हूं ना, तो अंदर से मुझे गिल्ट फील होता है। मैं बातें तो बहुत अच्छी अच्छी करता हूँ कि ट्रांस फैट से देखो कितनी दिक्कत है, और ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, बट मैं खुद इस मामले में कमजोर हूं। चलो कोई ना, ताकतवर बनेंगे अपन, कंट्रोल लेके आएंगे, कंट्रोल कंट्रोल होता है। तो अब सवाल उठता है कि क्यों ये टारगेट्स अचीव करना इतना मुश्किल हो रहा है भाई। दैट इज द मेन क्वेश्चन जो सिविल सर्विसेज आपसे पूछेगी, कि क्यों क्यों भाई इतने काम होने के बावजूद क्यों टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा। तो पहली चीज, लो इनकम रीजन में अवेयरनेस और इंटरवेंशंस की कमी है। अर्बनाइजेशन और लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से ओबिसिटी बढ़ रही है। आपको कुछ याद है? अभी कुछ समय पहले एक न्यूज आई थी, हमने डिस्कस भी करी थी, कि सरकार अब पेप्सी और कोका कोला पर टैक्सेस जो है वो बढ़ा रही है। सिगरेट्स के दाम भी महंगे हो रहे हैं, उसी टॉपिक पे हमने डिस्कस किया था, याद हो तो? क्यों? क्यों इस प्रकार की जो है वो ड्रिंक्स पर पैसे जो है वो बढ़ाए, टैक्सेस जो है वो बढ़ाए जा रहे हैं? क्योंकि महंगा किया जाए, कि जिससे कि इसको लोग परचेज ना करें। तो ये एक तरीका होता है सरकार का कि लोग इन सब चीजों से दूर जाएं। बट प्रॉब्लम क्या हो गई है, आजकल इंस्टाग्राम खोलो तो उसमें फूड ब्लॉगर दिखाई देते हैं। मैं तो आधे से ज्यादा बिगड़ा ये इंस्टाग्राम के चक्कर में ज्यादा हूं, क्योंकि यार मैं, हाँ, दिन भर बैठ के काम जो है वो करता रहता हूँ। बीच में जैसे मैं पोमोडोरो टेक्निक पर काम करता हूँ, जैसे 50 मिनट काम किया, 10 मिनट का ब्रेक, 10 मिनट अपने आप को रिलैक्स करता हूँ मैं। तो उसमें इंस्टाग्राम की रील वगैरह स्क्रॉल किया तो उसमें देखा, अरे वाह, आय हाय क्या बढ़िया पिज्जा दिख रहा है यार। अब आज की डेट में आसानी इतनी हो गई कि फटाक से जोमेटो खोला, स्विगी खोला, लाओ दो ऑर्डर, पटक के खा लिया, घर वालों को पता ही नहीं। फिर घर वाले पूछता है खाना खाओगे? नहीं नहीं, मैं रात में खाना नहीं खाता मैं। घर वाले खुश कि हाँ यार बच्चा बच्चा जो है वो डाइट वाइट कर रहा है। पर उनको क्या पता कि नीचे यहाँ पर वो पता लग जाता है, फिर भी वो तब पता लगता है जब उनके बॉक्सेस डोमिनोज की और इसके उसके जो है बाहर फेंकते हैं, तब मेरी सुताई होती है कि अच्छा बेटा। तो द पॉइंट इज दैट, समझ में आया कि प्रॉब्लम कहाँ है? अब आई थिंक कि अब आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। जब मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं तो उसमें आपको प्रॉब्लम्स ढूंढनी है बॉस। क्या प्रॉब्लम्स है? नेगेटिव मार्केटिंग। यहां सरकार अवेयर कर रही है ट्रांसफैट से रिलेटेड, वहां इन्फ्लुएंसर बोल रहे हैं कि अरे वाह क्या बर्गर है, आय हाय क्या टेस्टी है ये खा लिया तो जिंदगी बन जाएगी। तो इंसान ललचा जाता है बेचारा, क्या करे, खाएगा फिर वो, है, भर भर के बटर डाला हुआ है, दो दो टिकिया बटर, बटर में बन रहा है भाई, तो पेट की तो बैंड बजा देगा वो यही रहा है। छोटे बच्चे जो है, इवन पेरेंट्स, बच्चों को जो है, चलो आज मैकडी चलेंगे, मतलब क्रेज देख रहे हो आप मैकडी का, केएफसी का। भाई जब मैं छोटा था, आप भी छोटे होंगे, तब इतना ज्यादा क्रेज नहीं था जितना आज की डेट में क्रेज बढ़ गया भाई। छोटा 4-5 साल का बच्चा पागल होता है मैकडी। हुए हुए अपन लोग भी थे, जो जैसे मैं जब छोटा था तब उस समय मैकडी इंट्रोड्यूस हुआ था, मतलब मेरी सिटी में, भोपाल की मैं बात कर रहा हूँ। तब उस समय अलग लेवल का क्रेज था भाई, 25 रुपए का बर्गर। आज भी मिलता है कि नहीं मिलता, आई डोंट नो। तो उस समय 25 रुपए का बर्गर भाई, वो खाना है तो उसके लिए जाते थे। सोचो आप। सो दैट इज अ काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट जो ये ब्रांड्स क्रिएट कर रहे हैं, इसमें प्रॉब्लम है। इसलिए ये सब चीजें रिजॉल्व नहीं हो पा रही।
इंडिया के चैलेंजेस, डाइट डाइवर्सिटी की कमी है, इकोनॉमिक बैरियर्स है। इकोनॉमिक बैरियर्स को मैं चैलेंज जो है वो नहीं मानता यार। इसलिए नहीं मानता क्योंकि लोग 30 रुपए, 30 रुपए में हरी सब्जी खाने की बजाय या 30 रुपए में दाल चावल खाने की बजाय लोग 30 रुपए में चाउमीन खा रहे हैं। अगर मैं गलत हूं तो बता दो। तो इकोनॉमिक बैरियर इज नॉट द केस। द केस इज ऑल अबाउट द मेंटालिटी एंड द अवेयरनेस। फिर प्रॉपर डेटा जो है वो कलेक्शन जो है वो हो नहीं पा रहा है ना। क्लाइमेट चेंज की जो है वो प्रॉब्लम हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। तो दीज आर सम इश्यूज जिस पर जो है वो काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं सोल्यूशन की। तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हम कुछ पॉलिसी रिफॉर्म्स और टारगेटेड इंटरवेंशन से इन चैलेंजेस को एड्रेस कर सकते हैं। पोषण अभियान में रीजन स्पेसिफिक डाइटरी सोल्यूशन को इंक्लूड जो है वो करें, है ना। पोषण इज वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। कोई भी बता सकता है पोषण तो अभी ये नया नाम है, इसका पुराना नाम क्या था? और पुराने नाम से सभी लोग जानते हैं। स्कूल में मील प्रोवाइड कराना, मिड डे मील, ये पोषण अभियान बन गया है। फिर इसके अलावा न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के लिए डाइट डाइवर्सिफाई करें, स्पेशली आयरन के अलावा भी। इसमें फूड फोर्टिफिकेशन एक बेस्ट एग्जांपल है। एक्यूरेट मेथड्स अडॉप्ट करें स्टंटिंग और एनीमिया को दूर करने के लिए। अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन दोनों को साइमल्टेनियसली एड्रेस करना होगा। न्यूट्रिशन इंडिकेटर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्विलांस सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा कि जिससे कि पता लगाया जा सके कि प्रॉब्लम्स जो है वो कहां पर है, उसको कैसे रिजॉल्व करें हम लोग। तो ये सब चीजें हैं जिसके बारे में एक आपको एक अच्छा आइडिया होना चाहिए। तो ये था चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए एक इंटीग्रेटेड अप्रोच की जरूरत है ना। बस बेटर पॉलिसी मेकिंग्स वगैरह। अब इसके अंदर देखो यार, ये चीज जरूर मेंशन कर दो आप, जो नोट्स आपको बनाने हैं। ये जीएनटी, ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट, कब अडॉप्ट हुए थे? 2012 में। और किसके? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लिख लेना। टारगेट इसका लिख देना कि 2025 तक का इसका टारगेट था। और ब्रैकेट में लिख देना कि अचीव नहीं हुआ। अचीव नहीं हुआ। देखो लिखा भी है ना कि प्रोग्रेस आई है, एक लैंसेट में प्रोग्रेस जो है पब्लिश हुई। ये लिखने की जरूरत नहीं, बस ये लिखो आप जो मैंने भी आपको बताया। टारगेट नॉट नॉट अचीव, दैट्स इट। ठीक है। स्टंटिंग, वास्टिंग, अंडरवेट, ये पूरी चीज आपको पता होनी चाहिए कि क्या होती है। प्रोग्रेस बिल्कुल भी सही नहीं है। इंडिया के अंदर भी स्थिति जो है वो काफी खराब है। बस आपने सुन लिया, दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है। चलो गाइस, बस यही इतना ही टॉपिक था। तो आज हमने 3 टॉपिक अभी डिस्कस किए हैं। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये लॉजिस्टिक सेक्टर का एक टॉपिक है। ये लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट 2024 की रिपोर्ट, ये मैं कल करवाऊंगा आपको। इसमें कुछ चीजें हैं जिसमें मुझे जो है वो काम करना है अभी। और ये डीआरडीओ का एक विजन है 67th फाउंडेशन डे का, ये भी मैं आपको जो है वो कल कराऊंगा। इसमें ज्यादा कुछ नहीं, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो है वो हम लोग को देखने को मिलेंगी। तो ये 2 टॉपिक्स मैं आपके कल जो है वो कवर करूंगा। उसके अलावा ये आपका एक क्वेश्चन है, सीबीआई, स्टेट कंसेंट फॉर सीबीआई, ये टॉपिक मैं आपको ऑलरेडी पहले भी पढ़ा चुका हूं। वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो इसका आंसर जो है वो देने की, अगर जैसे सीबीआई के बारे में डिटेल में पढ़ा है। और मैंने जो आपको पढ़ाया था स्टेट कंसेंट से रिलेटेड इस टॉपिक को, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के, तो होपफुली आपको चीजें समझ में आई होंगी उस समय। तो अगर आई हैं तो इसका आंसर देने की जो है वो कोशिश करो इस क्वेश्चन का। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ब्रेल, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेल मेथड पता है ना आपको, कि जिन लोग को दिखाई नहीं देता उनके लिए ब्रेल टेक्नोलॉजी हम लोग को जो है वो देखने को मिलती, बनाई गई है। तो ये इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका भी आंसर लिखने के ट्राई कीजिएगा। नीचे इसके वो दिए हुए हैं डिटेल सोल्यूशन। फिर एक क्वेश्चन है देखो, अब आज का जो आपका क्वेश्चन है, अब जो स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था, दीपांशी, ध्यान सुनो, और बाकी सभी लोग। अब देखो, एग्जामिन द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद इंश्योरिंग सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन इन इंडिया, फोकसिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नेंस एंड एनवायरमेंटल कंसर्न। क्या क्या पूछ लिया इन लोगों ने कि भाई हम जो कर रहे हैं, हम आज की डेट में, क्वेश्चन ये है कि भाई क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या है, क्या क्या चुनौतियां हैं कि इंडिया के अंदर सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन से रिलेटेड, कि भाई हम आज की डेट में ये इंश्योर करें कि सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन हो, शहरीकरण जो है वो सस्टेनेबल तरीके से हो, सतत तरीके से हो। और फोकस किसके ऊपर करना है? इंफ्रास्ट्रक्चर पे, गवर्नेंस पे और एनवायरमेंटल कंसर्न पे। आपको याद आ रहा है कि हमने जो टॉपिक्स डिस्कस किए हैं पिछले कुछ दिनों में, यानी ये कि पिछले एक महीने से भी अगर आप फॉलो कर रहे हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं।
कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो है वो काम कर रही है। पीएम गति शक्ति स्कीम के टॉपिक को हमने डिस्कस किया हुआ है। यस, कि अर्बनाइजेशन को जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग बेटर जो है वो कर सकते हैं। इसमें सिर्फ इतना ही नहीं, हमने एयरपोर्ट्स डेवलपमेंट की बात करी है, रोड्स डेवलपमेंट की बात करी है, तो ये क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आएगा। तो वो पूरे पॉइंट्स आप इसमें यूज नहीं कर सकते। गवर्नेंस शासन के लिए ई गवर्नेंस के टॉपिक को हमने डिस्कस किया है। गवर्नेंस को बेटर करने के लिए और भी टॉपिक्स को जो है हमने लगातार डिस्कस किया, वेरियस एग्जांपल्स जो है वो हमने लिए हैं। तो क्या हम इसको जो है वो डिस्कस नहीं मेंशन नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते हैं। यस, तो ये चीजें करनी है ना। और एनवायरमेंटल, भाई, अर्बनाइज सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन के लिए एनवायरमेंटल चैलेंजेस क्या है, प्लास्टिक पॉल्यूशन, ये भी डिस्कस किया हमने। तो ये पूरे पॉइंट्स जो है जो आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ते हो, इसके रिलेटेड मैं नोट्स बनाता हूं, उनको बिल्कुल इकट्ठा करके आपको एक आंसर में जो है वो दे मारना है। तो आपको इनसे रिलेटेड चैलेंजेस बताना था, फिर उसके बाद उसके सोल्यूशन, कि इन चैलेंजेस को कैसे रिजॉल्व करें। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रेड टेपिज्म, जो डिलेज होते हैं कई बार ऐसा होता है कि रोड बना दी गई, फिर उसको खोद, नई रोड बनी, खोदा गया, फिर पाइपलाइन डाली गई, यानी कि मिनिस्ट्रीज के बीच में कोलैबोरेशन नहीं, यानी कि आप जो है वो गति शक्ति को जो है वो बेटर तरीके से इंप्लीमेंट जो है वो नहीं कर रहे हो, है ना। तो वो सब चीजें, गवर्नेंस का इशू है, लोगों को टाइम पर जो है वो चीजें मिल नहीं पाती, डॉक्यूमेंटेशंस, ये सब चीजें मेंशन कर सकते हो। ये चैलेंजेस है, वही उसके सोल्यूशन होता है। ये पूछा गया सिटीज के डेवलपमेंट के लिए, सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन के लिए। तो ऐसे आंसर लिखो, जब तक लिखोगे नहीं तब तक काम नहीं बनेगा बॉस। चलो बस आज के लिए इतना ही रख रहा हूं मैं। बाकी कल वो दो टॉपिक्स जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन जो है वो कर दूंगा, और मिलेंगे कल के दिन। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।